हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अजंता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अजंता के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा ही पढ़ा था। जो कि अजंता टॉपिक है हमारा, वह काफ़ी लंबा है, तो इसमें थोड़ा ही हो पाया था। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं। हम लोगों ने अजंता गुफा में इसकी स्थिति के बारे में पढ़ा था, और जो इसमें गुफाएँ हैं इनके क्रम के बारे में जाना था। और हम लोगों ने गुफाओं के समय के बारे में पढ़ा था। गुफाओं के समय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो इसमें इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे वो पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो वाचस्पति गैरोला हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में जो गुफाएं हैं इनके बारे में क्या कहा है। तो जो हमारे लेखक हैं वाचस्पति गैरोला, इनकी पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा भारतीय चित्रकला। वाचस्पति गैरोला की जो पुस्तक है भारतीय चित्रकला, इसमें इन्होंने अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं इनके वर्गीकरण जो है वह 3 प्रकार से किया है। किसने? वाचस्पति गैरोला ने। कौन सी पुस्तक है? तो वह पुस्तक है भारतीय चित्रकला। ठीक है, भारतीय चित्रकला जो पुस्तक है इसमें अजंता की गुफाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। विषय वस्तु के आधार पर इसमें इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 3 प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है, किस प्रकार से वर्णन किया है गुफाओं का। तो पहला इन्होंने अलंकारिक के रूप में, दूसरा रूप भेदिक के रूप में, तीसरा वर्णात्मक रूप में वर्णन किया है अजंता की गुफाओं का। ठीक है, अजंता की गुफाओं का कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण किया गया है वाचस्पति गैरोला की? तो भारतीय चित्रकला की बुक में वर्गीकरण किया गया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने यह बताया है कि जो अजंता की गुफाएँ हैं वह 3 प्रकार से वर्णित हैं। कैसे? पहला है अलंकारिक। अलंकारिक में इन्होंने जो फूल पत्ती और फूल की बेलें हैं, कमल है, पशु पक्षी हैं, नाग हैं, गरुड़ हैं, यक्ष हैं, अप्सराएं हैं, इनके बारे में इन्होंने रखा है। इन्होंने क्या रखा है? पहला जो इन्होंने बताया कि जो गुफाएं हैं वो अलंकारिक हैं। कैसे? फूल, फल, पत्ती, पुष्प की बेलें, कमल, पशु पक्षी, किन्नर, नाग एवं गरुड़, यक्ष एवं अप्सराएं। ठीक है, तो पहले इन्होंने अलंकारिक रूप में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि जो गुफाएं हैं अजंता की वह रूप भेदिक है, यानी रूप के भेद के आधार पर इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें इन्होंने बताया है पद्मपाणि, वज्रपाणि बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर, विवाह, ग्रह त्याग और बुद्ध जन्म। रूप भेदिक में इन्होंने कौन कौन से गुफा चित्रों को रखा है? तो इन्होंने रूप भेदिक में पद्मपाणि बोधिसत्व की गुफा रखी है, वज्रपाणि बोधिसत्व की गुफा रखी है, अवलोकितेश्वर की गुफा रखी है और विवाह, ग्रह त्याग एवं बुद्ध जन्म की गुफा को रखा है। फिर इन्होंने रखा है वर्णात्मक रूप में, यानी जो घटना चित्र हैं, जातक कथाएं हैं, जैसे ब्रह्म जातक, छदंत जातक, मुख पंक जातक और शरु जातक, ये गुफाएं इन्होंने तीसरे में रखी है। तीसरा कौन सा है? वर्णात्मक। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो वाचस्पति गैरोला हैं इन्होंने किस प्रकार से गुफाओं का वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने गुफाओं की चित्रों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, आलंकिक, रूप भेदिक और वर्णात्मक। अब बात हम लोग करेंगे कि जो अजंता गुफा है इसका नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, तो हम लोग साक्ष्यों के आधार पर ही ऐसा कह सकते हैं कि इसका नाम इस प्रकार से पड़ा है। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो महामयूरी नामक ग्रंथ है इसमें क्या कहा गया है। महामयूरी नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जो अजिंतांजय नामक स्थान है उसका महामयूरी नामक ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि जो अजिंतांजय नामक स्थान है उसी के आधार पर अजंता का नाम रखा गया है। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है कि जो गुफाएं हैं इन गुफाओं से कुछ दूरी पर अजिष्ठा नामक ग्राम है, यानी जो अजिष्ठा नामक ग्राम है वह गुफाओं से थोड़ी ही दूरी पर है। तो लोगों ने इसका मूल उच्चारण अजिष्ठा कहा है। ठीक है, तो अजिष्ठा इसका मूल उच्चारण कहा है। तो लोगों का मानना यह है कि अजिष्ठा नामक जो ग्राम है उसी के कारण इसका नाम अजंता पड़ा है। फिर यो मैत्रेय बुद्ध में क्या कहा गया है कि भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित कहा जाता है। तो देखिए, ज़्यादातर यहाँ अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें बुद्ध जी के बारे में ज़्यादातर वर्णन मिला है और बुद्ध जी को अजित कहा जाता था, इसीलिए यहाँ की गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। ठीक है, यहाँ की गुफाओं का नाम अजंता क्यों पड़ा है? क्योंकि
भविष्य में जो अवतरित होने वाले बुद्ध हैं इनको आजित कहा जाता है। ठीक है, यानी बुद्ध जी जो हैं इनको आजित कहा जाता है, इसीलिए यहाँ की गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। ठीक है, अजिंत्य नामक स्थान के कारण यह इसका नाम अजिंता पड़ा, अजिष्ठा नामक ग्राम के कारण इसका नाम अजिंता पड़ा और बुद्ध का नाम आजित्य होने के कारण भी इसका नाम अजिंता पड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं कि अजंता जो गुफा है इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें कितनी गुफाएं पाई गई हैं, 30। ठीक है, तो इसमें 30 गुफाएं पाई गई, 30 या 29, क्योंकि एक जो गुफा है 15A या 15A वो इसमें बढ़ गई है इसीलिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे गुफा संख्या 9 में कौन कौन से चित्र हैं। पहले हम लोग ये बात कर लेंगे कि किसके शासनकाल में हुई और कौन कौन सी बुक हुई। ठीक है, तो पहला है गुफा संख्या 9 जो 100 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसमें कौन कौन है, सातवाहन, हीनयान, महायान और पाषाण स्तूप इसमें पाया गया है। ठीक है, हर्मिका का पाषाण स्तूप इसमें पाया गया है। दूसरी है 10वीं गुफा जो 200 ईस्वी पूर्व में बनी थी और ये शुंग सातवाहन के शासनकाल में है। इसकी जो गुफा का नाम है वो है छदंत जातक। और तीसरी है 16वीं गुफा जो कि 475 ईस्वी से 500 ईस्वी तक के बीच में बनी थी और इसमें जो शासक थे वह वाकाटक और गुप्तकाल के शासनकाल में यह बनी है। और इसकी प्रमुख जो चित्र है अजंता गुफा संख्या 16 का वो है मरणासन्न राजकुमारी। फिर हमारी आती है गुफा संख्या 17 जो कि 475 से 500 AD तक है और इसमें भी जो शासनकाल किसका था, तो वाकाटक और गुप्तकाल का इसमें शासनकाल था। और जो चित्रशाला है वह इसी गुफा में मिलता है चित्र, और सर्वाधिक चित्र भी इसी गुफा में मिलते हैं। कौन सी गुफा में, गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। फिर बात करते हैं गुफा संख्या 1 का समयकाल। तो गुफा संख्या 1 का समयकाल है 500 से 628 AD। ये जो गुफा संख्या 1 और 2 है ये नई गुफाएं हैं, बाकी सब पुरानी हैं, ये बाद में सबसे बनी थी। ठीक है, तो इसके समय कौन शासनकाल था, किसका शासनकाल था, तो इसके समय गुप्त और चालुक्य का शासनकाल था और यह शैल स्थापत्य के लिए फेमस थी और इसमें जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर अलंकरण अधिक दिखाया गया है। फिर गुफा संख्या 2 के बारे में हम लोग देखते हैं तो यह 500 से 550 AD तक हुई है और इसमें अगर शासनकाल के बारे में बात करें तो वाकाटक और गुप्तकाल का शासनकाल था। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी गुफा संख्या 2 का फेमस चित्र है और मरणासन्न राजकुमारी जो है वह भी इसमें पाया गया है चित्र। अब हम लोग बात करते हैं कि गुफा संख्या 9 है इसमें कौन कौन से चित्र पाए गए हैं। तो गुफा संख्या 9 में स्तूप शंख, स्तूप पूजा, शंख शहनाई, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, झांझ मृदंग बजाते वादक, 2 नाग पुरुष, 1 बैठी स्त्री, ये इसमें 6 चित्र पाए गए हैं। कौन कौन से, स्तूप पूजा, शंख शहनाई, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, झांझ मृदंग बजाते वादक, 2 नाग पुरुष और 1 बैठी स्त्री। फिर अगला चित्र आता है गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में कौन कौन से चित्र हैं, पहला है साम जातक, दूसरा है छदंत जातक, तीसरा है एक जुलूस और चौथा है बोधशत्रु की उपासना हेतु राजा और उनका दल। ठीक है, गुफा संख्या 10 में कौन कौन से चित्र हैं, साम जातक, छदंत जातक, एक जुलूस, बोधशत्रु की उपासना हेतु राजा और उनका दल। अगली गुफा आती है गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 में कौन कौन से चित्र हैं, माया देवी का स्वप्न, सुजाता की खीर, अजात शत्रु, बुद्ध की भेंट, मरणासन्न राजकुमारी, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी, धनुरअभ्यास और बुद्ध उपदेश। ठीक है, कौन कौन से चित्र हैं, माया देवी का स्वप्न, सुजाता की खीर, अजात शत्रु, बुद्ध की भेंट, मरणासन्न राजकुमारी, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी, धनुरअभ्यास और बुद्ध उपदेश। जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, एक है माया देवी का स्वप्न, दूसरा है सुजाता की खीर, तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह है मरणासन्न राजकुमारी और चौथा है बुद्ध उपदेश। फिर आते हैं गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में विलासी वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, हंस जातक, यशोधरा की भिक्षा या इसे माता पुत्र का चित्र एवं राहुल समर्पण का चित्र भी कहते हैं। और फिर आता है महाकवि जातक, फिर सिंगलावदन, फिर मृग जातक, श्रृंगार व राजकुमारी, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन, ये भी इसका चित्र पाया जाता है। कौन सी गुफा में, गुफा संख्या 17 में। अब इसके जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है चित्र वह है हंस जातक। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट चित्र कौन सा है? हंस जातक। दूसरा है यशोधरा की भिक्षा या माता पुत्र का चित्र या राहुल समर्पण का चित्र। तीसरा है महाकपि जातक का चित्र और चौथा है मृग श्रृंगार का मृग जातक का चित्र और पांचवा है उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं। यह क्या है? यह पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चित्र है। अब बात करते हैं गुफा संख्या 1 की। तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि, मार विजय, शिव जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, वज्रपाणि, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण और बैलों की लड़ाई, प्रेमी युगल, ये चित्र कहाँ पाए जाते हैं? ये चित्र गुफा संख्या 1 में पाए जाते हैं। जिसमें से इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो बोधिसत्व पद्मपाणि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। दूसरा है मार विजय और तीसरा है शिव जातक। यह जो 3 चित्र हैं यह गुफा संख्या 1 के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं गुफा संख्या 2 के बारे में कि जो गुफा संख्या 2 है इसमें कौन कौन से चित्र हैं। तो महाहंस जातक, विदुर पंडित की कथा, माया देवी का स्वप्न, मरणासन राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, बुद्ध जन्म, झूला झूलती राजकुमारी, दूषित चित्र, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा और माया देवी का स्वप्न। ये क्या चित्र हैं? ये चित्र इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वह है महाहंस जातक और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है वह है 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र। अब हम लोग मरणासन जो राजकुमारी है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जो ग्रिफिथ्स हैं इन्होंने क्या कहा है? तो ग्रिफिथ्स ने कहा है कि फ्लोरेंस चित्रकार रेखांकन इससे कर सकते हैं, जो इससे जो अच्छा रेखांकन है वह फ्लोरेंस चित्रकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेनिस चित्रकार ने क्या कहा? वेनिस जो चित्रकार हैं अच्छा रंग भर सकते हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो फ्लोरेंस चित्रकार हैं वो रेखांकन तो इससे अच्छा कर सकते हैं और जो वेनिस चित्रकार हैं जो कि रंगों के लिए फेमस हैं वह रंग अच्छा भर सकते हैं, लेकिन भारतीय चित्रकार के जैसा जो भाव है वह ऐसा सुंदर भाव कोई नहीं भर सकता है। ठीक है, जो फ्लोरेंस है चित्रकार वह किस लिए फेमस है? वह रेखांकन के लिए फेमस हैं और वेनिस के चित्रकार अच्छा रंग भरने के लिए फेमस हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि चाहे फ्लोरेंस के चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन भले कर सकें और वेनिस के चित्रकार इससे अच्छा रंग भर सकते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय चित्रकार हैं इन्होंने जैसा भाव इसमें दिया है ऐसा भाव, इतना सुंदर और इतना मनोहर भाव कोई नहीं भर सकता है। ठीक है, अब हम लोग अजंता के भित्ति चित्रों के रंग के बारे में जानते हैं कि जो अजंता के भित्ति चित्रण है इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। पेपर में पूछा जाता है कि अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग बताइएगा। खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर इसमें पूछा था कि और कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सफ़ेद जो रंग है, सफ़ेद रंग के लिए इसमें चूना, खड़िया, जिप्सम और चीनी मिट्टी का प्रयोग किया गया है। गेरू या हिरोंजी के लिए लाल भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। पीला चमकदार रंग बनाने के लिए रामजर्ज का प्रयोग किया गया है और नीले रंग के लिए लापिस लाजुरी का प्रयोग किया गया है। जो नीला रंग है यह फारस से मंगाया जाता था और जो गुफा संख्या 16-17 है यहाँ से नीला रंग भरना शुरू किया गया था। इससे पहले नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था। फिर बात करते हैं कि 400 ईस्वी से पहले नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है फ्रेंड्स, 16 गुफा है इसके जब आई है तभी इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। फिर बात करते हैं हरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हरे रंग का प्रयोग ऐश्क के लिए किया जाता है। ऐश्क को इंग्लिश में टेरावाइट कहते हैं। और काले रंग का प्रयोग अगर पूछा जाए तो काले रंग का प्रयोग काजल या कोयले के रूप में किया जाता है। अब हम लोग अजंता से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अजंता के बारे में। जो यहाँ की चित्र हैं, अजंता के चित्र की सुंदरता पूछी जाए किससे है, तो अजंता के चित्रों की सुंदरता यहाँ की रेखाओं से है। और यहाँ पर जो 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ पाई गई हैं। यहाँ पर कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ पाई गई हैं? यहाँ पर 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ पाई गई हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक अलंकरण पूछा जाए किस गुफा से किया गया है, तो जो सर्वाधिक अलंकरण है वह गुफा संख्या 1 से किया गया है। और यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता अगर पूछी जाए तो महत्वपूर्ण विशेषता रेखा है जो बिना रंग भरे मानव के भाव को प्रदर्शित करती है। यानी जो रेखा इस प्रकार से यहाँ पे रेखांकन किया गया है कि यदि उसमें कलर ना भी भरा जाए, यदि उसमें रंग ना भी भरा जाए, फिर भी वह अपने भावों को प्रदर्शित कर रही हैं। फिर बात करते हैं कि नारी चित्रण जो है यहाँ पे नारी चित्रण को सर्वोच्च माना गया है और यही इसकी चरम उपलब्धि है।
मुख्य आकृतियाँ जो हैं वो थोड़ी बड़ी बनाई गई हैं और जो गौड़ आकृतियाँ हैं वो थोड़ी छोटी बनाई गई हैं। जब बड़ी आकृतियों को आप लोग देखेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि यह जो बड़ी आकृति है यह मुख्य आकृति है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वह मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला तीनों के लिए जानी जाती हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुल कितनी जातक कथाएं हैं तो यहाँ पे कुल 547 जातक कथाएं हैं और यह जो गुफा है वह 800 वर्षों में निर्मित हो पाई थी। और लामा तारानाथ के अनुसार देव शैली में निर्मित चित्र हैं इसमें। और जो पूछा जाए इसमें कि अजंता की गुफा में सर्वोत्कृष्ट कार्य किसने किया, तो गुप्त काल में सर्वोच्च कार्य इसमें किया गया है। और जो अजंता की गुफा में भित्ति चित्रण है वह कैसा है, अजंता की गुफा का भित्ति चित्रण सूखी भित्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा अजंता टॉपिक है जो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगी। तो पहले हम लोग डिटेल वीडियो पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।